Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Till last lecture हमने जो है वो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र RDT 2.2 वर्जन जो है वो हमने लर्न किया था। और हमने जो हमारे पास 2.2 वर्जन है उसमें हमने चेकसम, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट्स एंड रीट्रांसमिशंस के हवाले से डिस्कशंस की थी। लेकिन हमारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमने जो अंडरलाइंग चैनल है हमारे पास, अगर वहाँ पे पैकेट लॉस अकर होता है, ठीक है। लास्ट RDT 2.2 तक हमने करप्शन ऑफ बिट की बात की थी। तो अगर हमारे पास पैकेट लॉस अकर होता है, और जो कि एक कॉमन है हमारे पास, जो जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उसमें जो मीडियम पे पैकेट लॉस अकर हो सकता है, स्पेसिफिकली जब हम वायरलेस जो एक्सेस नेटवर्क्स हैं उनकी बात करें तो हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं जिनकी वजह से पैकेट लॉस अकर हो सकता है। तो हमारे पास अभी तक जो RDT 2.2 है उसमें ये कॉन्सेप्ट मिस कर रहा है कि अगर पैकेट लॉस अकर होता है तो उसको जो है हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट डिटेक्शन, और सेकंड ये है कि what to do when packet loss occur, right? So there are two important questions need to be answered. The one is how to detect packet loss, and secondly what to do when packet loss occur, right? So इसमें हमने जो RDT 2.2 था उसको हमने फर्दर जो है वो हम एक्सटेंड करेंगे। एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ RDT 3.0, जिसमें अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि चैनल्स विद एरर्स एंड लॉस, सो इट्स बोथ हैंडल द एरर्स एज वेल एज द लॉस्ट। ओके, सो इसमें हमारे पास जो न्यू assumptions हैं वो ये हैं कि अंडरलाइंग चैनल कैन आल्सो लॉस पैकेट, एंड दीज पैकेट्स जो है वो डाटा पैकेट्स भी हो सकते हैं या हमारे पास ये एग पैकेट भी हो सकते हैं। ठीक है, हमने लास्ट ये बात की थी कि हमारे पास जो डाटा पैकेट्स हैं, ठीक है, उनको हम रिसीवर फीडबैक जो सेंड करता है तो वो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजता है। ठीक है, फिर हमने एग और नेगेटिव एग के कॉन्सेप्ट को भी जो है डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इट मीन कि हमारे पास ये जो लॉस है उसके लिए चेकसम सीक्वेंस नंबर एग जो है वो and retransmission will be of help but not quite enough. It mean we need something else as well। ठीक है जी, कि अगर हमें पैकेट लॉस को डिटेक्ट करना है तो क्योंकि चेकसम जो है वो बेसिकली हमें बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सीक्वेंस नंबर का पर्पस ये है कि हम इनफैक्ट जो है वो डुप्लीकेट पैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। एग जो है ये फीडबैक है, हमारे पास नेगेटिव एग भी थी फिर हमने, लेकिन हमने RDT 2.2 में ये डिस्कस किया कि हम नेगेटिव एग को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम ओनली विद एग जो है, जिसको हमने एग और डुप्लीकेट एग कहा था, उसके थ्रू हम जो है वो इनफैक्ट फीडबैक जो है वो ले लेंगे। रीट्रांसमिशन ये है कि जो पैकेट एरोनियस पैकेट रिसीव होते हैं रिसीवर पे, इनफैक्ट उसको जो है वो हम रीट्रांसमिट कर सकते हैं। बट फॉर द पैकेट लॉस वी नीड समथिंग एल्स एज वेल, राइट? एंड देन हाउ डू ह्यूमन हैंडल लॉस सेंडर टू रिसीवर वर्ड्स इन कन्वर्सेशन। सो इसमें हमारे पास जो है वो देखिए, हम जब रियल लाइफ में हम कम्युनिकेट करते हैं तो अगर हमारे पास मेथड क्या होता है कि अगर हमने जो क्यूरी की है उसका हमें रिस्पांस नहीं आ रहा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो हम उस क्यूरी को दोबारा हम कुछ टाइम वेट करते हैं, और अगर हमें रिस्पांस नहीं आता तो हम उस क्यूरी को दोबारा जो है वो रीट्रांसमिट कर देते हैं। सो द सेम प्रोसेस गोज विद द नेटवर्क एज वेल। अब इसमें हमारे पास जो अप्रोच यूज़ होगी, अप्रोच ये है कि सेंडर विल वेट रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्ट, राइट? अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि सेंडर एंड रिसीवर जो है वो हमारे पास डिफरेंट होस्ट पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सेंडर को रिसीवर और रिसीवर को सेंडर की स्टेट का आइडिया नहीं है, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास चैनल है। ठीक है, अब सेंडर ने डाटा भेजा, वो डाटा रिसीवर तक डिलीवर ही नहीं हुआ, यानी वो लॉस हो गया। अब सेंडर को तो ये आइडिया नहीं है कि वो डाटा रिसीव हुआ है या वो लॉस हुआ है, राइट?
तो अब सेंडर क्या करेगा कि सेंडर एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। अब ये जो रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम है ये एक रैंडम फिनोमेना है जो कि नेटवर्क की कंडीशन पे बेस कर रहा होता है, जिसको हम बेसिकली जो है वो रीट्रांसमिशन टाइमर भी कहते हैं। आफ्टर दिस टाइम अगर हमारे पास रिसीवर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती तो सेंडर ये अज्यूम करता है कि वो डाटा जो है जो उसने भेजा था वो लॉस हो चुका है और वो उस डाटा को retransmit कर देगा। So that's why we are saying sender wait reasonable amount of time for ACK retransmit if no ACK received in this time, जो भी हमने एक टाइमर सेट किया है। if packet और ACK just delayed not loss, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने अमाउंट ऑफ टाइम वेट के लिए चूज की है उस टाइम में तो हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई, बट आफ्टर दैट टाइम हमें एक रिसीव हो जाती है। इट मीन कि हमारे पास जो डाटा था वो लॉस नहीं हुआ था। तो अब ये जो रीट्रांसमिशन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डुप्लीकेट, बट सीक्वेंस नंबर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी इस डुप्लीकेट जो हमारे पास डाटा है उसको हैंडल करता है। हमने जब लास्ट सीक्वेंस नंबर 0 और 1 की बात की थी, अगर रिसीवर ये एक्सपेक्ट कर अगर सेंडर जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको जो है वो अब वो 1 सेंड करेगा और उसको 1 की एक आएगी, लेकिन वो उसको इनफैक्ट ठीक है हमारे पास नेक्स्ट एक आ जाती है 0 की या 1 की, तो उस केस में जो है हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारे पास ये एक डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट है। सो रिसीवर मस्ट स्पेसिफाई सीक्वेंस नंबर ऑफ पैकेट बीइंग एक्ट, राइट। सो यूज काउंटडाउन टाइमर टू इंटरप्ट आफ्टर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, हम जिसको हम टाइम आउट की वैल्यू भी कहते हैं। यानी सेंडर जो ही डाटा भेजेगा तो उस पैकेट के लिए एक टाइम आउट की वैल्यू चूज कर लेगा। अगर उस टाइम आउट में हमें रिस्पांस नहीं आता तो पैकेट को रिट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और अगर हमें रिस्पांस आ जाता है जो कि एक डिलेड रिस्पांस है तो उसको वो एज अ जो है वो हमारे पास जो है वो सेंडर क्योंकि 2 दफ़ा डाटा सेंड कर चुका है तो उसको रिसीवर जो है वो डुप्लीकेट पैकेट कंसिडर करके डिस्कार्ड कर देगा। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में इनके कंप्लीट जो है वो बिहेवियर को भी देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स जो हैं वो हमने डिज़ाइन की थी, राइट। हमने जो है वो इनफैक्ट RDT 1.0, RDT 2, RDT 2.1 एंड 2.2 जो है वो डिफरेंट वर्जन्स को हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम RDT 3.0 जो है वो उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास RDT 3.0 जो है वो कैसे ऑपरेट होता है। So RDT 3.0 sender finite state machine में this error is indicating that in fact हमारे पास जो reliable data transfer protocol है that is wait for the call 0 from above, ठीक है। उसका हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो हमारे पास जो ये दोनों स्टेट्स हैं ये जो है ये 0 सीक्वेंस नंबर के लिए हैं और ये दोनों स्टेट्स हमारे पास जो है वो 1 सीक्वेंस नंबर के लिए, राइट। So these two states are related to the packet of sequence number 0 and these two states are related to the packet of sequence number 1। उसमें सेंडिंग भी है और उसकी हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट भी है। सो प्रोसेस कुछ ऐसे है कि हमारे पास फर्स्ट हम वेट फॉर कॉल 0 फ्रॉम द अबव, राइट। जो ही डाटा पैकेट जो है वो आता है हमारे पास तो RDT सेंड से डाटा हुआ तो यहाँ पे मेक पैकेट है, उसको सीक्वेंस नंबर ऐड किया गया, डाटा है और उसके साथ चेकसम। अब ये सीक्वेंस नंबर की क्या मीनिंग है, हम क्यों ऐड कर रहे हैं, चेकसम हम क्यों ऐड कर रहे हैं। आई होप ये ऑलरेडी जो है वो आप प्रीवियस अगर आपने लेक्चर जो है उसको सुना होगा सो यू probably understand why we are using the sequence number and the checksum value, and then we are sending or calling the function that's the UDT underscore send, and then यहाँ पे जो एक एडिशन है वो ये है कि हम यहाँ पे टाइमर को हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम स्टार्ट टाइमर हमने किया, और एक जो है ये हमारे पास इवेंट था ये उस पर हमने एक्शंस परफॉर्म किए और स्टेट ट्रांजिट होगी अब इसमें, यानी अब सेंडर जो है वो डाटा सेंड कर चुका है और अब सेंडर जो है वेट कर रहा है रिसीवर से इग्नो एक्ट 0 की, राइट। अब हमारे पास जो है वो उसको जो ही एक्ट मिलती है उसने रिसीव किया पैकेट और वो एक्ट करप्ट नहीं थी, सॉरी वो हमारे पास करप्ट नहीं थी और वो एक्ट थी किसकी, जो रिसीव पैकेट है सीक्वेंस नंबर 0। तो जो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट किया था उसने उसको वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा और अब वेट फॉर
कॉल वन फ्रॉम अबव, कि हमारे पास जो है वो अब एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करे। अब यूं ही एप्लीकेशन ने नेक्स्ट पैकेट सेंड किया, एग्जैक्टली यही फंक्शन यहाँ पे हुआ, लेकिन ये सीक्वेंस नंबर 0 के लिए था और यहाँ भी सीक्वेंस नंबर 1 है। अगेन इस सीक्वेंस नंबर 1 के लिए टाइमर को स्टार्ट किया गया एंड नो द नोड इज वेटिंग फॉर एक्ट 1। यूं ही एक्ट रिसीव हुई और वो करप्ट नहीं थी, तो उस टाइमर को स्टॉप कर दिया गया और वो दोबारा स्टेट में आ गया। अब ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा। अब स्टेट में नेक्स्ट दोबारा पैकेट आएगा, वो सेंड करेगा। लेकिन हमारे पास इनके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना है कि हम वो भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो उस केस में जो है वो सेंडर का बिहेवियर क्या होगा। अब नेक्स्ट ये है कि लेट सपोज यहाँ पे सेंडर वेट कर रहा था एक्ट 0 के, लेकिन एक्ट रिसीवर से नहीं आई, या एक्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है वो रिसीवर से सेंडर के दरमियान वो लॉस होगी, तो अब टाइम आउट अकर हो गया, यानी जो टाइमर था डिफाइंड टाइमर उसमें नहीं आया। तो अब इसका मतलब ये है कि सेंडर क्या करेगा, उसी पैकेट को दोबारा रीसेंड कर देगा और दोबारा से टाइमर स्टार्ट कर देगा, और इन केस उसी स्टेट में वापस आ जाएगा। और अगर दोबारा उसको पैकेट रिसीव होता है जो कि करप्ट नहीं है और वो एक है फॉर 0, तो वो दोबारा स्टेट से स्टेट में ट्रांजिट कर देगा। सेकेंड ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो रिसीवर है, सॉरी जो सेंडर है, सॉरी उसने एग को रिसीव किया, लेकिन वो एग हमारे पास करप्ट थी, राइट। ठीक है जी, हमारे पास करप्ट जो है वो एग रिसीव हुई है, और यहाँ ये दो केसेस हैं, यहाँ वो एग करप्ट है, या वो वेट तो 0 जो हमारे पास पैकेट है उसकी एग कर रहा था, लेकिन उसको जो एग आई है वो 1 की है, तो वो इसी स्टेट पे रहेगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सिमिलरली हमारे पास जो है ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक पैकेट हमारे पास जो है वो रिसीव होता है, ठीक है। सो देन अगेन देर इज नो एक्शन विल बी टेकन। अब हमारे पास ये जो टाइम आउट कंडीशन यहाँ पे अकर हुई है, एग्जैक्टली ये टाइम आउट कंडीशन यहाँ पे भी है, वेट फॉर एक्ट 1 के लिए भी है, और जो यहाँ पे हमारे पास करप्ट एक्ट और जो एक्ट थी, अब ये वेट तो 1 के लिए कर रहा था, लेकिन उसे रिसीव 0 की एक्ट हुई है, तो इसका मतलब है जो सेंडर है दैट विल बी कीप वेटिंग फॉर एक्ट 1, राइट। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ इस केस में भी हमारे पास जो इनफैक्ट जो डाटा रिसीव हुआ है, ठीक है जी, वो हमारे पास करेक्टली है, जिसको इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस केस में भी कोई भी एक्शन परफॉर्म यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द आरडीटी सेंडर। सो इसको वन बाय वन जो है वो आपने इसको स्लाइड्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। हम डिटेल में इवेंट, एक्शन, आरडीटी सेंड, सेंड पैकेट, मेक पैकेट, चेकसम, सीक्वेंस नंबर, इनको हम जो है वो ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे पास लेक्चर्स हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे हम आरडीटी सेंडर्स इन एक्शन जो अभी हमने प्रीवियस देखा है उसको हम अब जो फर्स्ट केस है हमारे पास हम कहते हैं नो लॉस, यानी सेंडर ने डाटा सेंड किया, चैनल पे कोई भी पैकेट लॉस अकर नहीं हुआ और रिसीवर ने जो है इफेक्टिवली हमें एक्नॉलेजमेंट भेज दी। यहाँ से पैकेट 0 सेंड हुआ, सेंडर ने पैकेट 0 सेंड किया, रिसीवर ने पैकेट 0 रिसीव कर लिया, और एक अब 0 सेंड कर दी, रिसीवर ने एक 0 रिसीव कर ली। अब यहाँ से जो है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड किया गया, रिसीवर ने नेक्स्ट पैकेट की एग सेंड कर दी, दोबारा सेंडर ने जो है वो, क्योंकि वी हैव जस्ट 2 सीक्वेंस नंबर, ठीक है जी, दोबारा पैकेट सीक्वेंस नंबर 0 सेंड किया गया, और इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। और ये आइडल कंडीशन है कि हमारे पास सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो ट्रांसमिशन हुई है उसमें कोई भी पैकेट लॉस अक्कर नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर पैकेट लॉस अक्कर होता है, यहाँ पे देखें पैकेट 0 तो इफेक्टिवली ट्रांसमिट हो गया, उसकी एग भी सेंडर को रिसीव हो गई, लेकिन यहाँ पे जो पैकेट 1 था वो सेंड किया गया और वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लॉस हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है कि हर पैकेट के अगेंस्ट एक टाइम आउट की वैल्यूज, यानी टाइमर स्टार्ट किया जाएगा। अब हमारे पास जो है वो टाइमर चलता रहा, यानी वो वेट करता रहा सेंडर कि उसको, क्योंकि सेंडर हैज़ नो आइडिया कि दिस पैकेट 1 हैज़ ऑलरेडी ड्रॉप ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, राइट। सो अब सेंडर तो वेट कर रहा है कि उसको पैकेट 1 की एग आएगी, उसको पैकेट 1 की एग नहीं आई, तो उसने रीसेंड कर दिया पैकेट 1 को। यहाँ पे उसने पैकेट 1 को सेंड की रीसेंड किया।
अब उसको ये मिल गया रिसीव, उसने एक्ट 1 भेज दी और ये प्रोसेस हमारे पास चलता रहा। थर्ड हमारे पास केस क्या है कि एक्ट लॉस हो सकती है। अभी हमने जो इनफैक्ट फर्स्ट केस देखा नो लॉस, सेकंड केस देखा हमने पैकेट लॉस, थर्ड है एक्ट लॉस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे पैकेट 0 भेजा गया, रिसीवर ने पैकेट 0 की एग भेज दी। अब यहाँ पे सेंडर ने पैकेट भेज दिया जो कि रिसीवर को सक्सेसफुली रिसीव हो गया, और अब रिसीवर ने जो है वो एग 1 सेंड की, लेकिन ये एग जो है वो हमारे पास, जिसको हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, ये अब हमारे पास लॉस होगी। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि पैकेट 1 जो सेंडर है वो पैकेट 1 की एग को का वेट कर रहा है। यहाँ पे वही जो है टाइमर वो टाइम आउट होगा, तो पैकेट 1 को दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि रिसीवर तो ऑलरेडी पैकेट 1 जो है वो यहाँ पे रिसीव कर चुका है, सो दिस पैकेट इज डुप्लीकेट पैकेट फॉर द रिसीवर। अब लेकिन वो सेंड एक्ट 1 कर दी उसने, यहाँ से रिसीव हुई और अब ये सीक्वेंस आगे हमारे पास चल गया। तो फोर्थ हमारे पास केस है वो है प्री मेच्योर टाइम आउट और डिलेड एक्ट। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एग तो रिसीवर ने भेजी, एग ड्रॉप भी नहीं हुई, लेकिन जो टाइमर है वो प्री मेच्योर टाइम आउट हो गया। जो हमने टाइमर की वैल्यू चूज की थी, सेंडर ने उतना टाइम जो है वो वेट हमारे पास नहीं किया। ठीक है, जो हमारे पास जितने टाइम बाद हमें एग आई, इसका मतलब ये है कि इस टाइम आउट की वैल्यूज की जो सिलेक्शन है दैट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है जी, जो हमारे पास एक फैक्टर है उसको भी हमें कंसिडर करना होता है। यहाँ पे प्री मेच्योर टाइम आउट हो गया, उस केस को हम देखते हैं। पैकेट सेंड किया गया, रिसीवर ने रिसीव किया, एग सेंड कर दी, पैकेट 1 जो है वो सेंड किया गया, रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया, एग रिसीवर ने एग भेजी है, लेकिन टाइम आउट पहले अकर हो चुके हैं और एग हमारे पास हमें बाद में रिसीव हुई है। और डेफिनेट बात है, क्योंकि एग रिसीव सेंडर को रिसीव नहीं हुई, तो सेंडर जो है वो पैकेट 1 को रीसेंड कर चुका है। तो यहाँ पे उसने रीसेंड कर दिया, और अब यहाँ पे रिसीवर ने डुप्लीकेट जो है वो इनफैक्ट डिटेक्ट किया पैकेट, उसने दोबारा सेंड कर दी एग। और अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिसीवर ने इनफैक्ट एग 1 रिसीव कर ली, यहाँ पे क्योंकि रिसीव कर ली थी पहले, इट वाज डिलेड, और उसने पैकेट 0 जो है वो सेंड कर दिया था हमारे पास। फिर आगे सीक्वेंस हमारे पास इसी तरह चलता रहेगा। लास्ट टाइम हमने एक क्यूरी मैंने आप लोगों से की थी स्लाइड्स में कि वाई ओनली 2 सीक्वेंस नंबर्स जो है वो हमें हमारे पास काफ़ी हैं। हम जस्ट 0 और 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकली डेफिनेट बात है हमारे पास जो है वो ऐसा नहीं होता। हम अभी अगर हम यहाँ पे भी देखें, तो हम एक पैकेट सेंड करके सेंडर वेट कर रहा है, रिसीवर उस पैकेट की एग भेजेगा, तो ओवरऑल हमारे पास परफॉर्मेंस जो है वो बहुत लो है। ये जितना भी अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, इसका पर्पस ये है कि स्टूडेंट को एक आइडिया देना कि वो इन प्रोटोकॉल्स की वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सके, राइट। आज हमारे पास प्रैक्टिकली जो ये प्रोटोकॉल्स हैं, इनफैक्ट उनका डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट होता है हमारे पास। जो RDT 3.0 जो है वो एक्शन हमने देख लिया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो यूटिलाइजेशन यानी हमने बेसिकली जो प्रोटोकॉल है ये है स्टॉप एंड वेट। ठीक है, एक पैकेट को हम सेंड करके स्टॉप कर देते हैं और वेट करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट का। सो यूटिलाइजेशन जो है वो बेसिकली उसका फार्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेंडर बिजी सेंडिंग, यानी कितना टाइम सेंडर ने डाटा को सेंड किया। हम लेट्स से एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारे पास जो लिंक कैपेसिटी है वो 1 गीगाबिट्स पर सेकेंड है, जो प्रोपागेशन डिले है वो 15 मिली सेकेंड है। अब ये जो लिंक कैपेसिटी, प्रोपागेशन डिले और ये जो बाकी टर्म्स हैं, ये ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में इनको डिस्कस कर चुके हैं। हम क्विज में ये फार्मूलाज के थ्रू जो है कंप्यूटेशन कर चुके हैं, हमने सेशनल 1 में ये चीज़ें ली हैं। तो अब आपको ये खुद पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन। सो यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम कैलकुलेट किया गया है, दैट इज एल ओवर आर। 8000 बिट्स हैं और 10 into 9 बिट्स पर सेकंड, बिकॉज वी हैव अ 1 गीगाबिट्स पर सेकंड हमारे पास लिंक कैपेसिटी है। सो जो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम आएगा वो 8 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा हमारे पास, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा उसी सिनेरियो को बताया, स्टॉप एंड वेट ऑपरेशन की बात की है। यहाँ से सेंडर ने जो है वो इनफैक्ट ये जो पाइप है वो इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट बिट ट्रांसमिट की और ये लास्ट बिट ट्रांसमिट की है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है वो RTT,
यहाँ से फर्स्ट बिट ऑफ पैकेट अराइव हुई, यहाँ से लास्ट बिट ऑफ पैकेट अराइव एट द रिसीवर एंड देन रिसीवर हमने एग सेंड की। अब यहाँ पे ये पाइप है और यहाँ पे ये लाइन, इसका सिर्फ जो डिफरेंस है उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट है उसका साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास डाटा पैकेट होता है। तो हम यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन हमारे पास टाइम है वो नेग्लिजिबल है फॉर द एग पैकेट, हाउएवर फॉर द डाटा पैकेट इट दिस टाइम इज़ अ रीजनेबल टाइम, जो हमने प्रीवियसली अभी 8 माइक्रो सेकेंड की बात की। और अगर आप यहाँ पे लेट से जो एग है उसकी अगर हम वैल्यू सपोज आप 100 बिट्स की वैल्यू ले लेते हैं, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो डिले है वो बहुत ही कम आएगा, इस वजह से हम उसको यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं। सो एग अराइव देन सेंड नेक्स्ट पैकेट। सो हमारे पास जो टोटल यहाँ पे टाइम लगा दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम प्लस आरटीटी, जिसको हम कहते हैं ये हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम है। आरटीटी क्या है और इसकी रीजंस क्या है ये भी हम प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट इज द टोटल टाइम इज आरटीटी प्लस एल बाय आर, राइट। तो हम यहाँ पे अगर सेंडर की यूटिलाइजेशन को कंप्यूट करेंगे आर टी टी टाइम प्लस एल ओवर आर, और एल बाय आर जो है ये हमारे पास एल ओवर आर ये इफेक्टिव टाइम था ओवर आर टी टी प्लस एल ओवर आर, क्योंकि आर टी टी तो सिर्फ वेटिंग टाइम है ना, इफेक्टिव टाइम तो हमारे पास जो ट्रांसमिट किया गया सेंडर ने वो तो एल ओवर आर है। सो ये हमारे पास आर टी टी की यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमने यूज़ किया वो 30 जो है वो मिली सेकेंड जो है वो यहाँ पे यूज़ की गई है, या 30 मिली सेकेंड जो है वो एक एवरेज वैल्यू ली गई है जस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, राइट। तो यहाँ पे जो है ये 8 माइक्रो सेकेंड ओवर ये हमारे पास जो है वो 30.008 मिली सेकेंड जो है वो हमारे पास ये टाइम है। इसको जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास जो ओवरऑल यूटिलाइजेशन है वो 0.0027 ये हमारे पास सेंडर की यूटिलाइजेशन है, दैट इज़ वेरी लो। ठीक है जी। सो इट मीन कि जो हमारे पास RDT3 प्रोटोकॉल है दैट वर्क्स फाइन, बट द प्रॉब्लम इज दिस प्रोटोकॉल इज गोइंग टू लिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ अंडरलाइंग चैनल, जिसको हम, क्योंकि हमारे पास देखिए कैपेसिटी 1 गीगा की है, राइट। हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे पास जो कैपेसिटी है 1 गीगा है, लेकिन हम उस चैनल का बहुत कम फ्रैक्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये इनफैक्ट 276 किलो बिट्स पर सेकंड हम डाटा सेंड कर रहे हैं एंड वी आर एबल टू सेंड 1 गीगा बिट्स पर सेकंड। सो इट्स रियली स्मॉल यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ये हाईलाइट किया हुआ है कि हम इनफैक्ट ये तो इतनी कम यूटिलाइजेशन है कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम प्रैक्टिकली जब भी प्रोटोकॉल्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस जो है वो भी एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो पाइपलाइन प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पाइपलाइन का मतलब ये है कि हम एक सिंगल पैकेट को सेंड नहीं करेंगे बल्कि हम मल्टीपल पैकेट सेंड करेंगे और मल्टीपल पैकेट्स का वेट करेगा सेंडर की उनकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो उसको डिलीवर हो जाए। सो इन अ पाइपलाइन प्रोटोकॉल सेंडर अलाउज मल्टीपल इन फ्लाइट yet to be acknowledged packets, and in case because हम यहाँ पे we are talking about the multiple packets, it mean that the two sequence number is not enough now, क्योंकि हम अगर let's say 100 और 1000 पैकेट्स की बात कर रहे हैं so it mean we need a range of sequence number that we need must be increase, and of course हमें क्योंकि सेंडर जो है वो मल्टीपल पैकेट्स को सेंड करेगा, फिर रिसीवर अब हमारे पास वो रिसीव करेगा, तो रिसीवर और सेंडर में हमें बफरिंग भी चाहिए ताकि जो पैकेट जिन पैकेट्स की ऐक ना आए, क्योंकि एप्लीकेशन जस्ट वन टाइम जो है वो डाटा सेंड करती है। नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल टू मैनेज द process to process delivery of that data packet. So that's why sender and receiver need some buffer to manage uh, this retransmission. So here is a simple a stop and wait operation, data packet is sending and then the receiver is sending the ACK। यहाँ पे वो क्योंकि ACK is a very small packet तो उसको यहाँ पे indicate नहीं किया गया। However, a pipeline protocol, there are many packets are sending from sender to the receiver and many ACK packets are coming back from receiver to sender हमारे पास। So this is in fact, अब होता प्रैक्टिकल ये है कि हमारे पास रिसीवर सिर्फ ACK नहीं भेज रहा होता बल्कि ACK के साथ डाटा भी भेज रहा होता है। तो इस वजह से जो पैकेट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं
ये डाटा भी है और इनके अंदर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट भी आ रही है। तो अब हम अगर जो प्रीवियसली हमने इनफैक्ट यूटिलाइजेशन कैलकुलेट किया, अगर हम पाइपलाइन प्रोटोकॉल की यूटिलाइजेशन को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही सिनेरियो है, बट हेयर वी आर सेंडिंग मल्टीपल पैकेट रादर देन अ सिंगल पैकेट। अब यहाँ पे हम देखें तो 3L/R है, क्योंकि वी आर सेंडिंग 3 पैकेट साइमल्टेनियसली। सो नाउ द इट्स इंक्रीज हमारे पास होगी 0.0081, जो है वो हम यहाँ पे इतने हम इसको इंक्रीज कर लिया अब हमने यहाँ पे, राइट। और अगर आप यहाँ पे मोर पैकेट सेंड करें, मीन आप 10 पैकेट सेंड करें, ऑफ कोर्स दिस विल बी हमारे पास हाई, देन द यूटिलाइजेशन विल बी मोर हायर, राइट। सो 3 पैकेट्स पाइपलाइन इंक्रीज यूटिलाइजेशन बाय अ फैक्टर ऑफ 3, राइट। सो आप इसको देख सकते हो। सो that is all about the reliable data transfer। RDT हमने 1, 2, 2.1, 2.2 एंड हमने RDT 3.0 को हमने डिस्कस किया। बेसिक जो हमारा हमने जो लर्न किया वो ये है कि हमारे पास हमने एक रिलायबल प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया है, और मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल की रिलायबिलिटी को है, ये एक जनरल आइडिया देता है। और आपने थोड़ा सा देखा कि हमने फाइनाइट स्टेट मशीन से किस तरह प्रोटोकॉल की स्टेट्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं। और तो आप इस कॉन्सेप्ट को फाइनाइट स्टेट मशीन ने जो आपने यहाँ पे एक प्रोटोकॉल का डिज़ाइन देखा है, या आप इसको एल्गोरिदम कह सकते हो, आप बाकी भी डिफरेंट जो एरियाज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन्स हैं, उनके अंदर भी आप इस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो, राइट। और आप देख सकते हैं इवेंट क्या है, एक्शंस क्या हैं, फिर हम प्रोटोकॉल की इफेक्टिविटी को किस तरह कंसिडर करते हैं, हम उनके सारे केसेस को देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम इफेक्टिवली हमारा पर्पस ये होता है कि हम देखेंगे यूटिलाइजेशन क्या है, और हमने यहाँ पे पाइप प्लानिंग प्रोटोकॉल की बात की। अब जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा वो हम पाइप प्लानिंग प्रोटोकॉल में हमारे पास रीट्रांसमिशंस के दो मैकेनिज्म हैं, जिनको हम कहते हैं गो बैक एन एंड सेलेक्टिव रिपीट। सो दीज टू कॉन्सेप्ट आर रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है। क्योंकि ये आपको गो बैक एन और सेलेक्टिव रिपीट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा तो हम जो हमने जो डिबेट की थी कि हमारे पास प्रोटोकॉल रिलायबल हैं, तो ये रिलायबिलिटी हम रीट्रांसमिशंस के साथ अचीव करते हैं, और रीट्रांसमिशंस के लिए हमें जो है वो इनफैक्ट रीट्रांसमिशन टाइमर को भी मैनेज करना होता है, राइट। सो इन सारे कॉन्सेप्ट को जो जब आप कलेक्टिवली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको ओवरऑल जो है वो एक आइडिया या थीम होगा कि हमारे पास ओवर द इंटरनेट जो हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उनमें जो डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनको कैसे हैंडल किया जाता है। So this was all about the lecture 17 part 1, and now let's move towards the part 2 of lecture 17. Thank you very much.